हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों चैनल का नाम याद रख लीजिएगा, चैनल का नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल, ठीक है ना। तो दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि मान लीजिए कि कोई आपके पास कोई एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है, ठीक है ना। आपके प्लांट में कोई एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है जिसका आप जो ट्रैकिंग करते हो वो आपके सिस्टम होता है डीसीएस, ठीक है ना। लैपटॉप जो आपका जो सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है, सीसीआर बोलते हैं ना, सीसीआर या सेंट्रल 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 कंट्रोल रूम, ठीक है ना। वहाँ से किसी भी इक्विपमेंट के ऑपरेशन को अगर देखा जाता है तो उसके लिए क्या है, हम डीसीएस में इक्विपमेंट का टैग क्रिएट करके उसको रन करवाते हैं, ठीक है ना। मतलब वो टीसीएस में जो सीसीआर ऑपरेटर है, जो प्लांट ऑपरेटर है, वो चालू करके चेंज करवाता है। अब मान लीजिए कि कोई इक्विपमेंट है प्लांट के अंदर, कोई इक्विपमेंट है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि उसका क्या हो गया, लाइफ खत्म हो गया। लाइफ होती है, लाइफ मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट की लाइफ। मतलब कोई भी इक्विपमेंट लिए, परचेस किए, परचेस करने के बाद डेट ऑफ परचेस के बाद जब वो आया, जब उसका जीआरएन हुआ, गुड रिसीव्ड हुआ, ठीक है ना, जीआरएन, तो एक समय पीरियड ऐसा होता है दोस्तों जब इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ एक्सपायर्ड। मतलब क्या होता है, इसके बाद के जो वर्किंग है, ठीक है ना, वर्किंग जो होता है, जो कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, डेविएट होने लगती है फ्रॉम द, डेविएट होने लगती है। समझ रहे हो किससे होने लगती है दोस्तों, डेविएट। मतलब वर्डिंग क्यों बोला डेविएट, जो इसका जो एक्चुअल रेटेड टीपीडी, टीपीएच मतलब क्या है इसका, टीपीडी टन्स पर प्रोडक्शन, टन्स पर आवर, मतलब क्या है इसका कैपेसिटी, ठीक है ना। तो कोई इक्विपमेंट है, उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन हो रही है, आपको पता चल रहा है कि उसमें ना प्रॉब्लम आ रही है। या मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है जिसमें आपको पता चला कि लीकेज बहुत ज़्यादा है, आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट है ना मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपका वर्कमैनशिप बहुत ज़्यादा लग रही है उसको काम करने में, वर्कमैनशिप, आपका लॉस्ट टाइम ज़्यादा आ रहा है, लॉस्ट टाइम है ना वो बढ़ता जा रहा है। ये सारे केस आ रहे हैं दोस्तों आपके सामने। तो आप क्या करोगे कि उसके लिए क्या करोगे, आप मैनेजमेंट से बात करोगे। किससे बात करोगे, मैनेजमेंट से, कि हमको ये इक्विपमेंट को क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो रिप्लेस मतलब में क्या है, वो जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट को हटा के आप नया इक्विपमेंट लेके आ जाते हो साइट पे, ठीक है। और जब साइट पे आते हो तो क्या करते हो दोस्तों, उसको क्या करते हो, प्लांट के अंदर में इंस्टॉल करते हो। पहले क्या करते हो, पहले पहले फर्स्ट इक्विपमेंट को क्या करते हो, डिसमेंटल करते हो पोजीशन से, फ्रॉम द पोजीशन, ठीक है ना, फ्रॉम द पोजीशन। और उसकी जगह पे क्या करते हो, नए मशीन का जो नया वाला जो है उसका क्या करते हो, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन। उसके बाद क्या करते हो आप, उसका कमीशनिंग, कमीशनिंग करते हो। उसके बाद क्या करते हो, एक्चुअल रनिंग स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना। मतलब क्या करते हो आप, एक्चुअल रनिंग की जगह अगर दूसरा वर्ड यूज करो तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो, और उसकी क्या करते हो, मॉनिटरिंग चालू कर देते हो कि इसका परफॉर्मेंस है वो उसके अगेंस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो नया इक्विपमेंट है, इसलिए मैं एक वर्ड और यूज़ करूँगा, जो भी नया न्यू इक्विपमेंट आता है, न्यू इक्विपमेंट आता है, ठीक है ना, तो उसको जो सप्लायर होता है, सप्लायर, ठीक है ना, हर सप्लायर अपने अगेंस्ट में, किसी भी इक्विपमेंट के अगेंस्ट में क्या करता है, वारंटी सर्टिफिकेट देता है। क्या देता है, वारंटी सर्टिफिकेट या गारंटी, गारंटी सर्टिफिकेट, जीयू, ठीक है ना। क्या वारंटी देगा या गारंटी, मतलब गारंटी में मतलब क्या है दोस्तों, मैं अल्टीमेटली ये बोल रहा हूँ कि आपका अगर इक्विपमेंट में कोई भी फॉल्ट होगा, क्या होगा, फॉल्ट होगा, तो वो क्या करेगा, उसको रिपेयर करके देगा। जो भी वेंडर है, ओईएम है, ठीक है ना, तो जो रिपेयर करेगा वो क्या होगा, एफओसी बेसिस पे होगा, ठीक है ना। एफओसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, स्पेयर रिप्लेस करेगा, या क्या करेगा, न्यू इक्विपमेंट आपको दे देगा उसकी जगह पे, ठीक है। जो भी कॉस्ट आ रहा है वो उसको क्या करेगा, कॉस्ट को जो सप्लायर है जो बियर करेगा, सप्लायर बोल लो या ओईएम, ओईएम, ओईएम मतलब क्या होता है दोस्तों, ओरिजिनल, ओरिजिनल, ठीक है ना। ओईएम मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। ओईएम का ऐसे ऐसे ज़्यादा बताएं जो होती हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि आपके प्लांट में क्या है, न्यू इक्विपमेंट आ गया, ठीक है, और आपको क्या है, उसका डीसीएस में ऑलरेडी उसकी क्या है, मॉनिटरिंग करे, परफॉर्मेंस चेक करा ऑपरेटर, जो आपके प्लांट का ऑपरेटर है। यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या मान लीजिए कि आप उसके डिपार्टमेंट के हेड हैं, या आप वो डिपार्टमेंट को टेक ओवर करते हैं एक समय बाद में, ठीक है, नहीं आप किसी और डिपार्टमेंट के, आप मैनेजमेंट स्टाफ में, आप होलसेल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या आप सपोर्ट फंक्शन में, ये सब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना।
तो केस ये मैं बता रहा हूँ कि कोई इक्विपमेंट आ गया, चेंज हो गया, सब चीज़ हो गया, ठीक है, साइड पे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसका ना जो रिप्लिकेशन है वो एसएपी में शो नहीं कर पाते। कई लोग क्या करते हैं, एसएपी में इक्विपमेंट को रिप्लिकेट नहीं कर पाते कि क्या करना है, ठीक है। अब रिप्लिकेट मतलब क्या दोस्तों, अब देखो क्या होता है, केस क्या होता है, मैं ये बता रहा हूँ कि आपका कोई इक्विपमेंट आया ना, तो वो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट टैग है, इक्विपमेंट टैग जो भी है, मतलब मान लो एक केस मान लो, एक लेथ मशीन है, मान लो लेथ मशीन मान लीजिए आपके प्लांट में, जिसको आप डीसीएस से ऑन कर रहे हो, मतलब ऑन होता नहीं है, बट मैं आपको केस बता रहा हूँ कि एक लेथ मशीन है जिसको आप ऑन कर रहे हो डीसीएस से, ठीक है ना। अब इसका लेथ मशीन बना हुआ है, अब इसी मशीन को हटा के दूसरी मशीन लेके आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप डीसीएस में तो लेथ मशीन आप कितने वेंडर को बुलाओगे, चेंज कराओगे, तो क्या है उसका इजी तरीका है कि आप एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट टैग है, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट टैग है, उसी को क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो। क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो। तो ये दोस्तों जो टॉपिक मैं आपको लेके आने वाला हूँ उसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे, हाउ टू मॉडिफाई इक्विपमेंट डिटेल इन एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट टैग, ठीक है दोस्तों। हाउ टू मॉडिफाई इक्विपमेंट डिटेल्स इन एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट टैग में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो ऑलरेडी जो इक्विपमेंट टैग अवेलेबल है उसमें आपको कैसे मॉडिफाई इसको करके आना है। तो दोस्तों इसके लिए टी कोड क्या है, आप सभी को मैंने पहले बताया, टी कोड है IE, ठीक है ना। अब IE में जो चेंज करना है किसी इक्विपमेंट को, तो देखो दो टी कोड है, IE01, IE02 और IE03, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब क्या है, जो IE01 है, जो 1 है IE01, उसको बोलते हैं क्रिएट करना, IE01 है ये क्रिएट होगा। अब ये जो IE02 है वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस करना है, या चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। IE03 के उस इक्विपमेंट के अगेंस्ट में जो भी चेंज हुआ है, जो भी चीज़ हुआ है, उसको अपने को चेक करना है कि क्या है क्या नहीं बोल के। लेकिन दोस्तों ये सब करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए कम्युनिकेशन। क्योंकि क्या होता है, कभी भी किसी ऑडिट में ना, ऑडिट में पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी चेंज नोट, मतलब क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि किसी ऑडिट में, कोई भी ऑडिट होगा, पूछा जाएगा कि आपको इक्विपमेंट चेंज करना, तो उसका कोई चेंज नोट आपको मिला था क्या मैनेजमेंट के थ्रू या किसी के थ्रू, तो आपको उसका पूरा क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन दो लोग कर सकते हैं, एक तो है कि आपका प्रोसेस वाला करेगा, प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेगा, सीधी बात है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई काम करने से पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी पता करनी चाहिए। और कोई इक्विपमेंट आया OEM में सप्लाई किया, तो आप सीधा उस OEM से बोलोगे कि आपको इक्विपमेंट का डिटेल चाहिए। क्या चाहिए, इक्विपमेंट की डिटेल्स, मतलब क्या है, सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया इक्विपमेंट का सीरियल नंबर, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, इसका रेटेड कैपेसिटी चाहिए आपको। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वारंटी या गारंटी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। तो ये जब नहीं होगा ना दोस्तों, सर्टिफिकेट, ठीक है ना, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आपके पास क्या है, यू आर हेल्पलेस कुछ भी काम करने से पहले, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने मैनेजमेंट के सामने अपनी चीज़ें हैं उसको कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई इक्विपमेंट है, ठीक है ना दोस्तों, उसको आप जब चेंज करोगे तो उस इक्विपमेंट के बाद क्या होगा, इक्विपमेंट नया आ गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, आपका जो नया इक्विपमेंट है, न्यू इक्विपमेंट, ठीक है ना, उसका आपको हर एक चीज़ नया डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब नया मतलब उसका क्या बोलते हैं, आपका स्टार्ट डेट डालना पड़ेगा, स्टार्ट डेट आपको नया डालना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, आपका मैन्युफैक्चरर अपडेट करना पड़ेगा, जो जो चीज़ मैंने पहले बता दी। उसके अलावा क्या है, आपको सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, कुछ भी प्रोडक्ट का नाम है। उसके अलावा क्या है, आपको वारंटी डालनी पड़ेगी, वारंटी डिटेल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी आपके न्यू इक्विपमेंट के अगेंस्ट में। और न्यू इक्विपमेंट कौन सा है दोस्तों, फिर से कंफ्यूज मत होगा, टॉपिक जो है, हम एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट में ही कैसे चेंज कर रहे हैं डिटेल को, ठीक है, इक्विपमेंट में डिटेल कैसे चेंज कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या है, बेसिक चीज़ें तो काम तो कोई भी कर लेगा, आज अभी मैं बोलूँगा तो इमीडिएट कोई आके चालू करके चेंज कर देगा, बट क्या है, जो मैंने अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई ना दोस्तों, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, किसी भी ऑडिट में जब आपके पास आता है, बोला जाता है कि आपके पास क्या क्या डिटेल है नए इक्विपमेंट के लिए, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। और जब कंफ्यूज हो जाता है तो क्या है, वो जो ऑडिट आती है उसी चीज़ पे आपको एनसी दे देती है। एनसी मतलब होता है नॉन कंप्लायंस, वो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है।
तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। चलो दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने वाला था कि हाउ टू डू, अब ये करना कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसी में ही आपको सीधा सिखाऊंगा कि अब क्या ये एडवांस लेवल आ चुका है, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल उससे हम आगे बढ़ चुके हैं, अब हम एडवांस लेवल में, तो इसी में अपने को क्या है सिखाना है कि कैसे करना है बोल के। ठीक है ना, बात आपको पहले बता चुका हूँ सेम उसी तरीके से। तो इसमें क्या है, मैं इक्विपमेंट का सर्च करूंगा कि मुझे किसी इक्विपमेंट को चेंज करना है, तो मुझे पता है मुझे किस में चेंज करना था दोस्तों। एग्जाम्पल लिया था लेथ मशीन का, तो IE02 गया, ठीक है, यहाँ पर ऑन किया। मेरा सिस्टम के बहुत देर से आइडल पड़ा होता है, तो आप जानते हो ना जब SAP में कोई भी चीज़ आइडल पड़ी रहती है, आइडल, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है सिस्टम क्या है अपने आप आगे के लिए परफॉर्मेंस नहीं देता। ठीक है, तो ये भी बहुत एक चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है आपको जैसे ही आ गया, तो कई बार क्या होता है कि हम भी काम करते रहते हैं तो हमको भी आइडिया नहीं रहता, काम करते करते बीच में पेस में आके बाद में बीच में कोई दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, तो ये चीज़ें हट जाती है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से इसको ऑन करना है, सिस्टम को ऑन करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर जाना है, आप फिर से लॉगिन करेंगे अपने एंड से कि कैसे अपने को ऑन करना है बोल के। ठीक है ना, और उसके बाद ये देखो मैं यहाँ पर एंट्री सीधा सिंपल से अपना एंट्री करूंगा, और मैं सेम वहीं से करूंगा दोस्तों जहाँ से मैंने आपको किया था कि हाउ टू डू। अगेन फिर से मैं टाइप करूँ ताकि यू विल कनेक्टेड हाउ टू डू मॉडिफिकेशन। ठीक है ना, तो दोस्तों कुछ नहीं है, आपको सिंपल जाना है एड्रेस बार पे, ये वाले एड्रेस बार पे, यहाँ पर मुझे टाइप करना है टी कोड IE, ठीक है, 02 में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं लेथ मशीन। ओके, लेथ मशीन आ गया दोस्तों ये वाला। अब देखो मैं इसको क्या किया, एंटर किया। ठीक है ना, एंटर करने के बाद देखो दोस्तों इसमें क्या आता है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे लेथ मशीन पर प्लांट है, ये जो लेथ मशीन है ना, मान लो कोई दूसरा इक्विपमेंट है, मान लो इसको लेथ मशीन ही मानो, इसको क्या DCS से ऑपरेट कराया जा रहा है सिस्टम के थ्रू। भैया इसको ऑन ऑफ जो होगा जो भी चीज़ है वो लेथ मशीन मतलब CNC मशीन है, आपको कोई नॉर्मल आपको ऑपरेट नहीं हो रहा, वो क्या बोलते हैं ऑपरेटर ऑपरेट करवा रहा है अपने पोजीशन से, और करके दिन इसका अगेंस्ट में जो भी चेंज होगा इसी मशीन के नाम पे ही आना है। ठीक है, तो लेथ मशीन इज द कॉमन नेम जो डिसाइड हो चुका, ऑलरेडी मैनेजमेंट डिसाइड कर दिया है। ठीक है ना, वो आगे भी जाके दिखाएगा कि हमारे पास एक ही मशीन है, दैट इज कॉल्ड लेथ मशीन। ठीक है, लेथ मशीन का प्लांट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें जो स्टेटस है इंस्टॉल्ड है, कुछ नहीं करना है, मुझे एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट में चेंज लाना है। तो देखो वैलिड फ्रॉम है ना वो छोड़ दो, ये क्या है चेंज नहीं हो पाता, आप जितना भी कर लो उसको चेंज नहीं कर सकते डेटा को। देखो साउंड आ रहा है ना, चेंज नहीं कर सकते। वैलिड अप टू व्यू आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो वही साउंड आएगा। इन्वायरमेंट डिस्प्ले नॉट सपोर्टेड फॉर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ भी इन्वायरमेंट डिस्प्ले नॉट सपोर्टेड फॉर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो SAP क्या करता है, आपके जो मेन इक्विपमेंट के वैलिड फ्रॉम डेट को ना वो चेंज करने नहीं देता। लेकिन देखो चेंज करने क्या देता है, जनरल, ये 1 2 3 4 5 6 टैब है। तो फर्स्ट टैब में देखो क्लास आप डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट टाइप डाल सकते हो कि ऑब्जेक्ट टाइप क्या है। ठीक है ना, क्रिटिकल है नॉन क्रिटिकल है डाल सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में। चलो मैं इसको अपडेट कर ही रहा हूँ तो चलो चालू करते ही रहते हैं, नॉन क्रिटिकल डाल दिया मैंने। ऑथराइजेशन ग्रुप है, इसमें 00 क्या बोलते हैं ग्रुप 002 प्लांट 1000 1100 1200 1300 जो भी लिख रहा है ना तो उस हिसाब से तो उसको अपडेट करो, जो भी है वैल्यू डालो। वेट मान लो कि मुझे पता चल गया कि इस मशीन का जो वेट है वो टन में आ रहा है या मीट्रिक टन में आ रहा है, तो मैं बोला मीट्रिक टन है और उसकी वेट है मान लो 1.5 मीट्रिक टन है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ ना। अब इसका इन्वेंट्री नंबर, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेंट्री नंबर बाद में देख लेंगे जब बनेगा। तो साइड डायमेंशन है, तो आप चाहो तो आप थोड़ा इस तरीके से ले सकते हो कि ये जो लेथ मशीन है जो CNC मशीन है उसका जो डायमेंशन है मान लो जो आपको लेंथ बोलता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है ना, लंबाई में बोल रहा हूँ ये 2 मीटर की है। ठीक है, मान लीजिए 2 मीटर की है, और चौड़ाई है वो है 0.5 मीटर की है, और ऊंचाई है 0.5 मीटर की है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब मैंने ले लिया है कि डायमेंशन है मीटर। ठीक है ना, अब इन्वेंट्री नंबर छोड़ दो, स्टार्टअप डेट। अब देखो दोस्तों इसमें आपको चेंज करने का क्या क्या चेंज करना चाहिए। आपको जो इक्विपमेंट जो जिसको आप चेंज कर रहे हो उसमें आप यहाँ पर उसका स्टार्टअप डेट चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आज मेरे पास इक्विपमेंट आया है, सब डिटेल है, तो मैं 22/1/2023 डाल दिया डेट। ठीक है, अब एक्विजिशन वैल्यू पूछ रहा है कि एक्विजिशन वैल्यू उसका कुछ अमाउंट या कुछ भी है क्या, तो आप उसको छोड़ दो, INR कर सकते हो चाहो तो, बट मैं बोलता हूँ कि वो सब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक्विजिशन डेट भी छोड़ दो कि कब एक्विजाइज किया था। अब चलिए जाओ मैन्युफैक्चरिंग डाटा। अब लेथ मशीन मैन्युफैक्चरर है, मानो लेथ मशीन मैन्युफैक्चरर था ये। ठीक है ना, अब लेथ मैन्युफैक्चरिंग है दूसरा A,
दूसरा नाम आगे वो डाल दो। मैन्युफैक्चरिंग कंट्री आपको डिफाइन करना पड़ेगी कि आपका फॉरेन का है या इंडिया का है। तो मान लो ये अर्जेंटीना से है, कहीं और से है, ठीक है ना। तो मैं IND करता हूँ। चलो देखते ना, अपने इंडिया है नहीं। अब हम मेक इन इंडिया बात ही करें तो ढूंढ लेते हैं इंडिया है या नहीं। ABCDEFGHI इंडिया, आई यानी इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो, मैंने इंडिया मैन्युफैक्चरर का एक लेथ मशीन है सप्लायर वो ले लिया। अब मॉडल नंबर मान लो लेथ मशीन है, मैं मान लीजिए इसमें लिख दिया CNC 1 2 3 कुछ भी डाल दिया, मतलब मॉडल नंबर जो है उसका पार्ट नंबर लिखा है तो वो भी डाल दिया कि CNC/12345/1, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर तो मैंने डाल दिया, जो सीरियल नंबर लिखा है मशीन में 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो। कंस्ट्रक्शन ईयर डेफिनेटली आपका लिखा रहेगा कि आपका ये मशीन कब बना। तो मान लीजिए ये साल है तो 2022 से ले लो, मंथ ले लिया कि मान लीजिए आपका 2023 है यार, आप 2023 ले लो और जो मंथ है आप उसको जनवरी का ही डाल दो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या चेंज किया लेथ मशीन में, आप इसमें चेंज करने के लिए क्या है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, बट आप चेंज किसको कर सकते हो, नीचे की डिटेलिंग जहाँ पर आपको देखो क्लास भी नहीं छेड़ने दे रहा, ठीक है ना। तो जो ग्रे पोजिशन का है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग डाटा को चेंज कर सकते हो। नाउ लोकेशन में आप देखो ये नेम एड्रेस ये सारा वही रहेगा जो आपके मशीन का लोकेशन है, बट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो मेंटेनेंस प्लांट अगर कहीं का और है तो मैं बोलता हूँ ये जो है उसी को रहने दीजिए। लोकेशन, रूम, प्लांट सेक्शन, वर्क सेंटर वो सब छोड़ दो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ऑर्गेनाइजेशन में गया, मुझे पता है कि सेम जगह पे तो सेम लोकेशन ही रहेगा, इसमें जो कंपनी कोड है आपका क्या बोलते हैं आपका एसेट नंबर है, कॉस्ट सेंटर है, WBS एलिमेंट है, ठीक है ना। वो सर WBS एलिमेंट में अगर अंदर घुसेंगे तो बहुत अंदर जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, छोड़ दो, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो आई वुड नॉट डिस्कस अबाउट दैट। अब क्या है इसका स्टैंडिंग ऑर्डर कुछ है, सेटलमेंट ऑर्डर कुछ नंबर है क्या, मतलब किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में आया था ये, वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। सेटलमेंट ऑर्डर जो बुक किया वो दोनों नंबर कॉमन होना चाहिए, वो आप डाल सकते हो। प्लानिंग ग्रुप, प्लानिंग प्लांट, जो आपका जो प्लांट है जहाँ पर ये मशीन लगने वाली है उसको अपडेट करना है, उसका कौन सा डिपार्टमेंट इस पर काम करेगा, मेजर डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, तो वो आपको डिफाइन करना, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट है, यूटिलिटी है, ठीक है दोस्तों। वर्क सेंटर है, जो भी आपके डिपार्टमेंट का वर्क सेंटर है वही आप डालोगे, ठीक है। इसमें कोई डिस्कशन का अगर कोई पार्ट होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखना है कि अगर कहीं डाउट लगेगा इससे मुझे ये नहीं समझ में आया, ठीक है। नाउ अगेन स्ट्रक्चर में भी आपका जो मशीन है वो वही लोकेशन में रहेगा, तो उसको भी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वारंटी। अब मान लो दोस्तों देखो मेरा मशीन है 22/1/2023 को आया था, तो मेरी वारंटी भी 22/1/2023 से चालू हो जाएगी। कस्टमर वारंटी, वेंडर वारंटी, मैं बोल रहा हूँ मैं वारंटी चेक करूंगा किसकी, वेंडर की। तो मैं डाल दिया 22/1/2023 और वो कब तक जाएगी, 1 साल की वारंटी देता ही है कोई भी कस्टमर, ठीक है ना। तो मान लो 21/1/2024 को खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ये आगे डाल दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कभी भी लेथ मशीन में चेक करूंगा तो इसमें मेरी वारंटी डेट आपकी शो करेगी कि इस इक्विपमेंट का इतने साल तक वारंटी है। दूसरा आपने इसमें ये चेंज कर दिया कि इक्विपमेंट के अगेंस्ट में आपने स्टार्टअप डेट को मॉडिफाई कर दिया। पहले कितना 7/1 को फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हुआ था, बाद में वो खराब हुआ, कुछ इश्यू मिला आपको, लेथ कुछ भी लीकेज का फॉल्ट मिला, प्रोडक्शन का फॉल्ट मिला, या कुछ ऐसा चीज़ मिला कि आप इस पर आगे काम नहीं कर सकते, तो आपने स्टार्टअप में डेट में गया, वहाँ पर आपने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, डेट को। तो ये क्या मेन इक्विपमेंट का नाम चेंज नहीं हुआ है, सेम मशीन है, बट उसका क्या स्टार्टअप डेट चेंज कर दिया, डायमेंशन चेंज कर दिया जो एक्चुअल मिल रहा है आपको, वेट चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट टाइप, ऑथराइजेशन ग्रुप, मैन्युफैक्चरर जो नया वाला है उसका नाम डाल दिया, मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर, ये सारा आपने अपने हिसाब से अपडेट कर दिया। लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं किया, स्ट्रक्चर में भी ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट का पार्ट नहीं है। वारंटी है आई वुड रिकमेंड ये वारंटी वाले डेट को चेंज करो। और उसके बाद क्या दोस्तों, ये जो चीज़ आ रही है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आप इसको सेव करोगे तो देखो आपका लेथ मशीन है ना, उसका डेटा आपके पास सेव हो जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो मशीन है उसका क्या बोलते हैं ना, जो पहली मशीन कब चली थी, उसके वजह से सेकंड मशीन जब पब्लिक किया तो वो आपने कब चेंज किया है, ये आपको पता चल जाएगा। इससे दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, किसी भी ऑडिट में आपके पास में डेटा रेडीमेड रहेगा कि ये इक्विपमेंट इसका वारंटी इस डेट से चालू हो रहा है, ठीक है ना। तो जो नया इक्विपमेंट है उसके पुराने इक्विपमेंट के अगेंस्ट में अगर आप मंगा रहे हो, मतलब सेम इक्विपमेंट उसी को दूसरे मैन्युफैक्चरर से या OEM से मंगा रहे हो, तो उन सारे केसेस में ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं दोस्तों, ठीक है।
तो ये चीज़ क्या है, बहुत कम लोग बताएंगे आपको कि बेसिक, तो बेसिक चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब अगर इसको अगर चेक करना है दूसरा, तो मैं क्या किया, इसको टी कोड टाइप किया, IE03 टी कोड डाला, इसमें डाला, इसमें एंटर कर दिया। तो जो जो डिटेल हमने सेव की थी दोस्तों, उसको आप दोबारा इसको देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है इक्विपमेंट के, इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चर के बारे में कि क्या क्या इश्यूज हैं, मतलब क्या क्या सीरियल नंबर है, मॉडल है, पार्ट नंबर है, वो सारा आपके पास आ गया। उसके अलावा आपके पास वारंटी भी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, आपका इक्विपमेंट मास्टर हमेशा अपडेट होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार इक्विपमेंट मास्टर बना दिया फिर भूल गए, कभी नहीं। ये बहुत ज़्यादा ना मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के बीच में कि एक बार SAP PM में काम कर लो उसके बाद भूल जाते, नहीं, इसको कंटिन्यू अपडेट करना है, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके रिकॉर्ड अपडेट होगी उतने कम से कम पॉइंट्स आएंगे थ्रू द मैनेजमेंट, थ्रू द ऑडिट टीम, ठीक है। तो ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप काम करते हैं कंटिन्यू इसको अपडेट करते रहें। जैसे मोबाइल अपने आप को अपडेट करता रहता है, वैसे आपकी जिम्मेदारी है कि आप SAP के सिस्टम को, जो भी आपका इक्विपमेंट मास्टर हो, मटेरियल मास्टर, कोई भी आपको मॉड्यूल हो, डेली उसमें अपडेट करते रहो। वेट मत करो कि कोई और आके आपके ऊपर क्वेश्चन करे, ठीक है दोस्तों। तो होप सो दोस्तों कि आप पसंद आती है ना, प्लीज़ लाइक कर दो यार। तो लाइक नहीं कर रहे हो आप, और ना बड़ा दुख लगता है कि सिर्फ 1 या 2 लाइक आते हैं, ठीक है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कोई भी अच्छा बंदा है जिनको सीखना है उसके साथ आप शेयर करो, जिनको बहुत ज़्यादा SAP के बारे में जानना है, ठीक है ना, जो SAP PM मॉड्यूल के बारे में बहुत जानना चाहते हैं, वो प्लीज़ सबको कम्युनिकेट करो कि इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट करो, अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो आप कमेंट करो। और सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, सब्सक्राइब करो तो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, लोग क्या जुड़ रहे हैं और पार्ट बन रहे हैं मेरी फैमिली का। जो अभी 370 जो मेरी जो टीम है वो बन चुकी है, जो मेरी वीडियोस देख रही है। थैंक यू टू एवरीवन जो आप सभी मेरी वीडियोस देख रहे हो। मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी वीडियोस आती है बहुत जल्दी आप उसको देखते हो, उसके लिए थैंक्स। होप्स आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो अपने सिस्टम पे, ठीक है ना। और दोस्तों डेफिनेटली बहुत सारी नई नई चीज़ें लेके आऊँगा जो कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। वो सब चीज़ें मैं लेके आऊँगा, क्योंकि क्या है, बहुत ही मतलब समुंदर है, SAP PM मॉड्यूल समुंदर है। अगर आपको ऊपर से देखेंगे तो आपको सब लगेगा फ्लैट है, बट आपको क्या, फ्लैट को नहीं देखना है, आपको डेप्थ को देखना है, ठीक है दोस्तों। सो मैं अगेन फिर से कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और एट द एंड जैसे कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।